दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंडोनेशियन मूवी को लेकर आया हूँ जो पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी। ये मूवी दूसरी हॉरर मूवीज जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एकदम रीजनल हॉरर कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह है इसकी गजब की स्टोरी लाइन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है 1970 के इंडोनेशिया में, जहां हम मिलते हैं सुचिप्तो से, जो कि एक मेहनती ग्रोसरी शॉप मालिक है। फिर हम देखते हैं उसके ब्रदर इन लॉ सारदी को, जो हमेशा सुचिप्तो से चिढ़ता रहता है। लेकिन इसकी वजह तो बात यह है कि दोनों की शॉप्स लगभग आमने सामने हैं, लेकिन सुचिप्तो की दुकान हमेशा कस्टमर्स से गुलजार रहती है, जबकि सारदी की शॉप तकरीबन हर वक्त सूनी पड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं कि सुचिप्तो रात को अपनी शॉप बंद करके पास के ही लोकल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां हम उसकी वाइफ मारनी, छोटी बेटी सीफा और बड़ा बेटा आरदी को देखते हैं। अब असल में आरदी की किडनी का एक ऑपरेशन होना है, जिस वजह से सुचिप्तो यहाँ आया था। अब वो आते ही सबसे पहले ऑपरेशन के पैसे जमा करवाता है और फिर शेड्यूल के हिसाब से डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद अब आरदी को होश आता है, तो नर्स फौरन डॉक्टर को बुलाने जाती है। लेकिन इसी बीच अचानक आरदी को अपने सामने एक ओल्ड मैन की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन वो अभी बच्चा था और ऊपर से ऑपरेशन हो चुका था, इसीलिए वो इस चीज को नोटिस नहीं करता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके घर पहुंचने के बाद भी वो स्पिरिट आरदी के पीछे पड़ी रहती है, जिस वजह से वो बार बार डरने लगता है। अब ये चीज मारनी भी नोटिस कर लेती है कि उसका बेटा बार बार किसी चीज से डर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उसके बेटे का अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। इसलिए अब वो आरदी को लेकर सीधा डॉक्टर के पास वापस जाती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि इसे आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, शायद कोई विजन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी बॉडी तो पूरी तरह से ठीक है। फिर एक रात हम सुचिप्तो को देखते हैं, जो कि अपनी शॉप बंद कर रहा होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो अपना शटर लगा नहीं पा रहा होता। फिर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके शटर में एक तावीज टाइप का कुछ सामान फंसा है। अब सुचिप्तो उसको खोलकर देखता है तो उसे शक होता है कि उसके साले सारदी ने ही ये काला जादू किया होगा। इसलिए अब वो उस ताबीज को एक डस्टबिन में फेंक देता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन इस सब के बाद अचानक उसकी गर्दन दर्द करने लगती है और घर पहुंचकर वो मारनी को भी इस दर्द के बारे में बताता है कि मुझे मेरी गर्दन पर काफी बोझ जैसा लग रहा है। इसके बाद वो आरदी से उसकी तबीयत के बारे में पूछने जाता है, लेकिन जैसे ही आरदी उठता है और अपने पिता को देखता है तो वो चिल्लाकर भागने लगता है और कहता है, पापा, आपके कंधे पर एक काली औरत बैठी हुई है। इतने में मारनी भी दौड़कर वहां आ जाती है और अब इन लोगों को साफ हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए अब सुचिप्तो अपने घर पर रुस्तम नाम के तांत्रिक को बुलाता है। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद रुस्तम खुलासा करता है कि आरदी की सर्जरी के बाद से उसकी थर्ड आई ओपन हो गई है, जिस वजह से अब उसे वो चीजें दिख रही हैं जो आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन सुचिप्तो को इस चीज से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपना बेटा सही चाहिए था। इसलिए वो रुस्तम से इस चीज का सॉल्यूशन मांगता है। तो इस पर रुस्तम कहता है कि मैं या कोई भी थर्ड आई को बंद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं उसे कमजोर कर दूंगा। जिसके बाद आरदी को सिर्फ वही स्पिरिट दिखेगी जो खुद उसके सामने आएंगी। साथ ही वो सुचिप्तो को सलाह देता है कि आरदी को मार्केट से दूर रखना, क्योंकि वहां पर प्रॉमिस तोड़े जाते हैं, फ्रॉड होता है, मिलावट होती है और लोग काले जादू से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से पूरे मार्केट में बुरी स्पिरिट्स भरी पड़ी हैं और अगर ये वहां जाएगा तो उनकी चपेट में आने का खतरा बना रहेगा। तो इस तरह से अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद कहानी 13 साल बाद यानी 1983 में फॉरवर्ड होती है, जहां हम देखते हैं कि आरदी अब एक टीनेजर है, साथ में उसकी बहन सीफा और छोटा भाई आरिफ भी है। अब आज उसकी माँ मारनी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी आरदी को याद आता है कि आज उसकी ट्यूशन फीस देने की लास्ट डेट है। इस पर मारनी उससे कहती है कि मार्केट जाकर सुचिप्तो से पैसे ले आओ। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि आरदी इस चीज से डर रहा है, क्योंकि थर्ड आई की वजह से मार्केट जाना रिस्की है। हालांकि मारनी को भी ये बात पता है, इसलिए वो कहती है कि जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ, आसपास मत देखना और कहीं पर भी मत रुकना। तो इस तरह अब आरदी नजरें नीचे करके मार्केट पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसे आसपास की स्पिरिट्स नोटिस कर लेती हैं और वो भी उन्हें नोटिस कर पाता है। सबसे पहले होती है एक बूढ़ी लेडी की स्पिरिट, जिसकी जुबान बाहर लटक रही होती है। फिर होता है एक मोटा बदसूरत आदमी जो अचानक उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ये देखकर आरदी डर के मारे नजरें नीचे करके भागने लगता है।
लेकिन तभी वो अचानक एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसका कुछ सामान नीचे गिर जाता है। पर जब आरदी उसकी मदद करने जाता है तो वो आदमी उसे गालियां देने लगता है और आगे बढ़ जाता है। खैर, मार्केट में एक शॉप की मालकिन आरदी के पास आती है और उसे बताती है कि वो आदमी जिससे वो टकराया, उस आदमी का नाम विचक है और वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खो दिया था। वो बताती है कि उसकी बेटी की मौत के बाद से वो गहरे दुख में डूब गया था और अब उसका यही हाल हो गया है, जिस वजह से वो अक्सर लोगों को गालियां देता रहता है और उन्हें चिढ़ाता रहता है। अब हम देखते हैं कि आरदी उस लेडी की बात खत्म होने के बाद फौरन वहां से निकलता है और अपने पिता की शॉप तक पहुंच जाता है। वहां वो ऊपर चढ़कर अपने पिता के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और उसका इंतजार करने लगता है। तभी उसे अंदर से कुछ बातचीत की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें सारदी अपने जीजा सुचिप्तो से कह रहा होता है कि उसे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर सुचिप्तो गुस्से से भर जाता है और सारदी को वहां से चले जाने को कहता है। यानी यहाँ पर उसकी बीवी का भाई उसको किसी तरह के लालच के काम के लिए मना रहा था, जिस पर सुचिप्तो भड़क गया था। खैर, अब सारदी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और आरदी को सामने देखकर भी उससे कोई बात नहीं करता। फिर थोड़ी देर के बाद सुचिप्तो ऑफिस से बाहर आता है, जहां वो आरदी को देखता है जो उससे अपनी ट्यूशन फीस के पैसे मांगने आया था। इसके बाद सुचिप्तो फिर से ऑफिस में जाता है और एक छोटे से कमरे को खोलता है जो ऑफिस के अंदर ही बना हुआ था। फिर वहां से वो पैसे निकालकर आरदी को दे देता है, जिसके बाद आरदी वापस घर की ओर चल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बाहर निकलते वक्त वो फिर से अपनी नजरें नीचे किए रखता है, लेकिन इसी चक्कर में अचानक वो किसी से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ से वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उन पैसों को उठाता है और खड़ा होता है तो उसे वहां सामने 3 स्पिरिट्स नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो डर के मारे जल्दी से भाग निकलता है। अब यहाँ पर ये नजारा विचक भी देख रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और ना ही कुछ करता है। खैर, अब रात होने तक आरदी अपने घर पहुंच जाता है और बेहद थका हुआ महसूस करता है, जिस पर उसका छोटा भाई आरिफ उसके पास आता है और उसकी हेड मसाज करने लगता है, ये कहते हुए कि मार्केट में जो भूत प्रेत वो देखता है वो उसकी एनर्जी चूस लेते हैं। अब रात को सुचिप्तो अपनी शॉप बंद करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे शॉप के बाहर एक काले कपड़े में रखा हुआ कोई सामान दिखाई देता है। इसके बाद जब वो उसे उठाकर खोलता है तो उसे उसके अंदर एक बंदर की खोपड़ी और काले जादू की चीजें मिलती हैं। अब जैसे ही वो उस सामान को कवर करता है, वैसे ही अचानक उसे बहुत सारे मंकी की चीखें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही वहां पर तेज हवा चलने लगती है, जिससे सुचिप्तो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि इन आवाजों को सारदी भी सुन लेता है, जो अपनी शॉप बंद नहीं कर पाया था और अभी तक वहां मौजूद था। वो फौरन बाहर निकलकर देखता है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। उधर सुचिप्तो इतना डर चुका था कि वो जल्दी से अपनी कार की ओर दौड़ता है, लेकिन कार में बैठते ही वो कार जोर जोर से हिलने लगती है, जिसके बाद वो घबराहट में बाहर निकलता है और चीख कर उस अनदेखी चीज को भगा देता है, जिसके बाद अचानक सब शांत हो जाता है। फिर वो जल्दी से कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है और मारनी को कुछ बताए बिना सीधा सोने चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात को जब सुचिप्तो सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है, जहां वो सपने में खुद को एक जंगल में देखता है, जहां वो हवा में लेविटेट कर रहा था। यहाँ उसके सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी होती है जो उस पर काला जादू कर रही थी। अब वो बोलती है कि ये तांत्रिक क्रिया 7 तरीके से होगी, जो कि इस आइलैंड के अलग अलग जगह पर करना होगा और ऐसा करने के बाद एक डिमॉन आत्माओं को लेने आएगा, जो सुचिप्तो और उसके पूरे परिवार को बीमारी, दर्द देगा और टॉर्चर करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो बूढ़ी लेडी एक कैंडल का धुआं अपने मुंह में लेकर सुचिप्तो के मुंह पर फूंक देती है, जिसके बाद सुचिप्तो की बॉडी अजीब तरीके से बेंड होने लगती है और वो दर्द से चीखने लगता है। इसी बीच आरदी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो चेक करने के लिए अपने पिता के कमरे में जाता है, लेकिन वहां सुचिप्तो शांति से सो रहा होता है, तो आरदी भी वापस सोने चला जाता है। अगली सुबह सुचिप्तो ब्रेकफास्ट करने बैठता है, लेकिन अचानक उसे उल्टी जैसी फीलिंग होती है और वो खून की उल्टी कर देता है, जिसमें कीड़े भी निकलते हैं। मतलब ये सब असल में हुआ था। इसके बाद जब आरदी उसके पास जाता है तो सुचिप्तो बेहोश हो चुका होता है और फिर हमें कमरे की दीवार पर उसी डीमन की शैडो दिखाई देती है, जिसे आरदी भी नोटिस कर लेता है। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि किसी वजह से वो शैडो खुद को आरदी से छुपाए रखती है। खैर, अब पूरा परिवार इस नजारे से डर जाता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुचिप्तो के सभी अंग ठीक हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये सब जो कुछ हो रहा है उसका लेना देना किसी और चीज से है। फिर बाजार के कुछ लोग सुचिप्तो का हालचाल पूछने आते हैं और उससे कहते हैं कि ये काले जादू का असर है, इसलिए तुम्हें किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए।
अब अगले दिन आरदी अपनी माँ को मार्केट छोड़ने जाता है, जहाँ मारनी को उसका भाई सारदी मिलता है, जो उसे सुचिप्तो के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां देता है। फिर मारनी वो जड़ी बूटियां आरदी को थमा देती है और कहती है कि इन्हें घर ले जाए। लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में आरदी उन्हें फेंक देता है, क्योंकि उसे शक था कि सारदी ने ही उसके पिता पर काला जादू करवाया था और अब वापस फिर से वही करने की कोशिश कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम आरदी के छोटे भाई आरिफ को देखते हैं, जो कि घर जा रहा था और फिर लंच के लिए किचन में जाता है। लेकिन तभी वहां के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिसके बाद वो दरवाजे से होते हुए कॉरिडोर में पहुंचता है और फिर उसे भी वहां पर वही काले कपड़े वाला सामान मिलता है, जो उस रात उसके पिता को मिला था। अब आरिफ उसे खोल लेता है और वही डरावना मंजर दोबारा शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारे बंदरों की आवाजें और साथ में तेज हवा, जिससे घबराकर वो घर के अंदर भाग जाता है। फिर रात को आरिफ बहुत बीमार पड़ जाता है और पूरा परिवार उसके पास बैठा रहता है। पूरी रात आरदी अपने भाई के पास रहता है, जबकि मारनी अपने पति सुचिप्तो के साथ होती है। इस बीच रात में आरदी अपने भाई के बुखार के लिए बर्फ लेने जाता है और तभी उसे उस डीमन की शैडो दीवार पर दिखाई देती है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। इसके बाद वो शैडो सुचिप्तो के कमरे में चली जाती है और आरदी देखता है कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। फिर वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, वैसे ही अचानक सुचिप्तो को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद आरदी जल्दी से सीफा को उठाता है और हेल्प के लिए फोन करने की कोशिश करता है और तभी उसे दूसरे कमरे से आरिफ की भी चीख सुनाई देती है। जिसके बाद जब वो उसके पास जाता है तो आरिफ उसे कान में दर्द का बताता है। फिर जब आरदी उसके कान को चेक करने लगता है तो उसमें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। फिर जब वो देखता है तो आरिफ के कान से एक लंबा धागा निकलता है, जिसके लास्ट में एक कागज लगा होता है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही पल आरिफ की आंखों से खून बहने लगता है और देखते ही देखते उसकी हालत भयंकर तरीके से बिगड़ने लगती है। तभी अचानक उसके सीने से एक नुकीली चाकू जैसी चीज बाहर निकल आती है, जो उसकी पूरी छाती फाड़ देती है, जिससे आरिफ की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सब इतना भयानक था कि ये सीन जब हम मूवी में देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। इसके बाद पूरा परिवार इस डरावने मंजर से सदमे में चला जाता है और फिर हमें आरिफ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां सारदी भी मौजूद होता है। लेकिन अब सारदी को वहां देखकर आरदी बहुत गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब उसी की साजिश है। इसलिए अब वो चिल्लाकर उससे कहता है कि तुमने ही मेरे भाई और पिता पर काला जादू किया है, चले जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर सारदी चुपचाप चला जाता है। हालांकि इस चीज से वो काफी गुस्सा था, लेकिन शायद वो अपनी बहन की वजह से चुप था। लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ दुखों की शुरुआत थी, क्योंकि अब सुचिप्तो भी कोमा में चला जाता है और इस तरह आरिफ की मौत और सुचिप्तो की हालत से मारनी पूरी तरह से टूट जाती है। एक तरफ पति की बीमारी और दूसरे तरफ बेटे की मौत। लेकिन आरदी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब काले जादू की वजह से हो रहा है। इसलिए अब वो रुस्तम को बुलाता है, वही तांत्रिक जो पहले आया था और जिसने आरदी की थर्ड आई को थोड़ा कमजोर कर दिया था। अब रुस्तम आरदी को बताता है कि उसके घर में कोई बुरी शक्ति है जो काले जादू की वजह से आई है। लेकिन दिक्कत यह है कि रुस्तम को नहीं पता कि ये किस चीज का काला जादू है। वो कहता है कि ये जादू इंडोनेशिया का नहीं है, बल्कि ये मुझे एक कबीले से जुड़ा हुआ काला जादू लगता है, जो बेहद शक्तिशाली होता है, यानी आम काले जादू से कई गुना खतरनाक। रुस्तम उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए एक सिद्ध किया हुआ ताबीज देता है और फिर जाने से पहले वो पूरे परिवार को एक गंभीर सलाह देता है कि जब तक वो इस काले जादू की सच्चाई नहीं जान लेता, तब तक अगर परिवार में किसी को किसी पर शक हो कि उसने काला जादू किया है, तो भूल कर भी वो उसके सामने ये बात जाहिर होने ना दे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद अब रात को आरदी मार्केट की ओर जाता है और वहां फिर से विचक से टकरा जाता है। अब वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन विचक, जो पहले से ही पागलों की तरह लोगों को गालियां देता था, वो फिर से उसे भला बुरा कहने लगता है। फिर अगली सुबह आरदी अपनी शॉप पर जाता है और उसे पता चलता है कि सुचिप्तो की बीमारी के बाद से वहां एक भी कस्टमर नहीं आया। साथ ही 3 कर्मचारी पहले ही नौकरी छोड़कर चले गए थे और अब बचे हुए 2 कर्मचारी भी काम छोड़कर निकल जाते हैं। इस तरह अब पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शॉप पर सन्नाटा ही पसरा रहता है, जैसे शुरू में सारदी की दुकान का हाल था। फिर रात को अचानक एक महिला शॉप पर आती है और उससे 1 किलो चीनी मांगती है, लेकिन जल्द ही आरदी को एहसास हो जाता है कि वो लेडी भी एक स्पिरिट है, जिस वजह से वो डर से कांप उठता है। इसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो स्पिरिट विचक की शॉप पर जाती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आरदी उसका पीछा करके विचक की शॉप में दाखिल हो जाता है,
जहां पहुंचकर वो नोटिस करता है कि विचक खुद काला जादू करता है और उसकी बेटी की तस्वीर भी वहीं रखी होती है। लेकिन तभी विचक वहां आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि सुचिप्तो ने मेरी बेटी को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पर आरदी को ये सब कुछ समझ में नहीं आता और वो घबराहट में वहां से भाग जाता है। फिर रात में जब घर में सभी सो रहे होते हैं, तभी हमें अचानक एक फायर बर्स्ट हवा में उड़ता हुआ आरती के घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। इस बीच मारनी और सीफा के हाथ का ब्रेसलेट जो रुस्तम ने प्रोटेक्शन के लिए दिया था, वो अपने आप टूट जाता है। यानी ये काली शक्ति सच में बेहद ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो सिद्ध किए हुए ताबीज भी टूट गए थे। खैर, तभी मारनी को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो बाहर जाकर देखती है और फिर उसे भी वहाँ वही काला कपड़ा मिलता है, जिसको वो खोल देती है। और जैसे ही वो सामान खुलता है, उसे भी बंदरों की चीखें सुनाई देने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। जिसके बाद मारनी डरते हुए घर के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक बर्तन टूट जाता है। इधर आरदी भी घर पहुंच जाता है और उसे भी बाहर वही सामान नजर आता है जो मारनी ने खोला था। और जैसे ही वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वैसे ही उसका ताबीज भी टूट जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से अंदर भागता है, जहां सीफा उसे बताती है कि मारनी बीमार पड़ गई है, ठीक वैसे ही जैसे आरिफ बीमार हुआ था। अब दूसरे कमरे से ये सारी बातें सुचिप्तो भी सुन रहा होता है, जो कोमा में होता है। उसे देखकर लग रहा था कि शायद उसे सब कुछ पता था और वो खुद को इन दुखों का जिम्मेदार मान रहा था। खैर, अब बिना देरी किए आरदी वापस रुस्तम को बुलाता है और फिर रुस्तम उस सामान को देखकर कहता है कि जो भी इस सामान को खोलेगा वो काले जादू का शिकार बनेगा और दर्द से तड़प तड़प कर मरेगा। वो बताता है कि ये बहुत दूर का काला जादू है और जैसा मैंने तुम सभी को बताया था, इसमें कबीले का काला जादू भी शामिल है। वो बताता है कि यही वजह है कि इसने उसके काले ताबीज को तोड़ दिए जो उसने उन्हें दिए थे। ये सुनकर अब आरदी का दिमाग खराब हो जाता है और क्योंकि उसे सबसे पहला शक सारदी पर था, इसलिए वो सीधा उससे मिलने जाता है। वहां वो उससे पूछता है कि मामा होने के नाते उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर पहले तो सारदी उस पर गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद वो एक बड़ा राज खोलता है और वो ये कि सुचिप्तो खुद भी काला जादू करता था और यही वजह थी कि उस पर काला जादू किया गया है। इस तरह अब सारदी उसे 13 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब एक दिन सुचिप्तो उसके पास आया था और उसने अपनी ग्रोसरी शॉप खोलने की इच्छा जताई थी। अब क्योंकि सारदी की दुकान पहले से ही थी और सुचिप्तो की दुकान बाद में शुरू हुई, इसलिए सारदी ने अपनी बहन के पति की मदद की और उसके लिए अपने पास की ही एक अच्छी सी शॉप का इंतजाम किया। शॉप ओपन होने के बाद सुचिप्तो की दुकान जल्दी ही अच्छे से चलने लगी, लेकिन कुछ समय के बाद किसी ने उस पर काला जादू करवाया और उसी दौरान आरदी को वो किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। जिसके बाद तंग आकर सुचिप्तो मबादी नाम के एक तांत्रिक के पास गया था और उससे मदद मांगी थी। असल में वहाँ हो ये रहा था कि कंपटीशन की वजह से लोग एक दूसरे पर काला जादू करवाते थे और जिसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती, उस पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जाता था। खैर, अब अगले दिन से मबादी की मदद से सुचिप्तो की शॉप फिर से चल पड़ती है और वो सारे काले जादू को वापस भेजने लगता है। फिर एक दिन किसी ने उसकी बीवी मारनी पर ही काला जादू कर दिया, जो कि बेहद खतरनाक था और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पति पर कोई काला जादू काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मबादी उसकी मदद कर रही थी। खैर, उस जादू की वजह से डॉक्टर्स ने मारनी की कोख में कई सारी कीलें देखी, जिसे देखकर उस डॉक्टर के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस बीच गुस्से में सुचिप्तो ने अपनी तांत्रिक मबादी से उस आदमी का नाम पूछा जिसने मारनी पर जादू किया था। तो मबादी ने उसे बताया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विचक है, जो सुचिप्तो पर काला जादू करता आ रहा था। तो इस तरह अब रात को गुस्से में सुचिप्तो ने उस जादू को वापस भेजने का हुक्म दिया, लेकिन गलती से वो विचक की बेटी पर चला गया, जिस वजह से उसकी बेटी के गले से बड़ी बड़ी कीलें निकलने लगी, जो देखते ही देखते विचक की आंखों के सामने उसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। अब उस दिन से विचक सुचिप्तो से बदला लेने की फिराक में रहता था, इसलिए बहुत पॉसिबल है कि ये सब वही कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट में आरदी को अभी भी ये बात हजम नहीं होती, लेकिन फिर भी सारदी उसे सलाह देता है कि वो अपने पिता के ऑफिस को चेक करे, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे ये साबित हो सके कि उसका पिता भी काला जादू करता था। इस तरह अब आरदी अपने पिता के ऑफिस में जाता है, जहां वो उसी कमरे में जाता है जो उस ऑफिस का सीक्रेट रूम था, लेकिन वो दरवाजा बंद था, इसलिए आरदी उस ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। साथ ही उसे एक ब्लैक कैबिनेट मिलता है, जिसमें काफी सारा काले जादू का सामान और ब्लैक मैजिक की किताबें मिलती हैं, जिसके पीछे मवादी का फोन नंबर लिखा होता है। इसलिए अब आरदी फौरन उस नंबर पर कॉल करता है और मवादी का पता ले लेता है। इसके बाद वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे मवादी की बेटी मिलती है, जो उसे बताती है कि इस वक्त मवादी कोमा में है, जिसे सुनकर आरदी शॉक हो जाता है।
पर हमें पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत असल में सुचिप्तो की मदद के बाद से हुई थी। उसकी बेटी बताती है कि कोमा में जाने से पहले मवादी ने बताया था कि उसे कबीले के लोगों से जुड़ी स्पिरिट्स की आवाजें सुनाई देती थी। वो कहती है कि अब मवादी सुचिप्तो और उसके परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और साथ ही विचक जिस तांत्रिक की मदद ले रहा है वो असल में कहीं दूर से आई है और उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि मवादी उसका सामना ना तो पहले कर पाई और ना ही आगे कर पाएगी। वो आगे कहती है कि उस तरह का इस्तेमाल किया जाने वाला काला जादू सेगोरो पीतू कहलाता है, जो कि बहुत ही भयानक और प्राचीन तांत्रिक क्रिया है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही कबीलों को पता होता है। उस जादू में एक आत्मा का सेक्रीफाइस चाहिए होता है जो दुख और बदले की भावना से भरा हो, जैसे विचक का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तांत्रिक इंडोनेशिया के एक आइलैंड के 7 कोस्टल कॉर्नर्स पर 7 अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं करती है, और यही सपना सुचिप्तो को भी आया था। यानी वो सब सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। असल में ये रिचुअल वो तांत्रिक इसीलिए करती है ताकि वो 7 सीज की उस स्पिरिट को बुला सके। फिर हमें पता चलता है कि वो इविल स्पिरिट दरअसल समुद्र पार करके आई है, जो कि उसकी ताकत को दिखाता है, और उसका नाम है स्वांगी। खैर, अब आरदी जल्दी से कार में बैठता है और अपने मामा सारदी के पास पहुंचता है। अब वो उनसे सेगोरो पीतू के बारे में पूछता है, लेकिन सारदी को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन तभी वो दोनों छत पर नोटिस करते हैं कि कोई स्पिरिट वहां से उनको देख रही है और उनकी बातों को सुन रही है। ये देखकर आरदी को एहसास होता है कि शायद उसकी फैमिली इस वक्त खतरे में है, इसलिए अब वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मारनी सीफा से गर्म चाय बनाने को कहती है, जिसके बाद सीफा किचन में चाय बनाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक मारनी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसकी चीखें सुनकर सीफा दौड़कर अंदर आ जाती है। अब वहाँ वो एक और डरावना मंजर देखती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने मारनी का पेट फूल गया था। फिर अचानक उसके पेट से एक डीमन की तार बाहर निकलने लगती है, जैसा कि ठीक आरिफ के साथ हुआ था। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि देखते ही देखते उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें भी बाहर आ जाती हैं, जिसे देखकर सीफा के होश उड़ जाते हैं। अब इसी वक्त सारदी और आरदी भी घर पहुंच जाते हैं और उनकी आंखों के सामने मारनी दम तोड़ देती है। इसके बाद मारनी का फ्यूनरल होता है और उधर हम देखते हैं कि अब रुस्तम इस काले जादू को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। अब उसी रात को रुस्तम आरदी के पास आता है और उसे बताता है कि इस काले जादू को खत्म करने के लिए उसे पवित्र तांत्रिक अभ्यास क्रिया करनी होगी, जिसके लिए आरदी को अपनी 3rd आई खोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसे 7 अलग अलग जगहों पर जाकर 7 फिगर्स ढूंढने होंगे, और ये फिगर्स वही स्पिरिट्स होंगी जिन पर उस लेडी तांत्रिक ने काला जादू किया था। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आरदी की 3rd आई एक्टिव होगी, क्योंकि आम इंसान उन फिगर्स को नहीं देख सकता था। रुस्तम आगे बताता है कि आरदी को पहले उन फिगर्स में जल रही कैंडल्स को बुझाना होगा और फिर उन कोस्टल पॉइंट्स के किनारे से समुद्र का पानी भरकर लाना होगा, जिसके थ्रू उसके पिता के ऊपर वो अभ्यास क्रिया की जाएगी। इसके बाद रुस्तम सीफा को भी आरदी के साथ भेजने का फैसला करता है, जबकि सारदी को अपने घर पर रुककर उस क्रिया की तैयारी करने को कहता है। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं, क्योंकि आखिरी दिन होता है सुचिप्तो का जन्मदिन। तो इस तरह अब बिना देरी किए आरदी और सीफा उन फिगर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें पहली फिगर मिल जाती है और सीफा भी उसको देख पाती है। अब जैसा कि रुस्तम ने कहा था, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि हर फिगर के साथ एक खतरनाक डीमन जुड़ा है, जो शायद उस फिगर की या तो रक्षा कर रहा है या फिर उस तांत्रिक को सचेत कर रहा है जिसने यहाँ आकर अपनी क्रिया की होगी। उस पहली फिगर के साथ एक सांप वाला डीमन कनेक्टेड था, जिससे बचकर वो दूसरी फिगर तक पहुंचते हैं, और दूसरी फिगर के साथ एक ब्लैक जिन था, जिससे वो आसानी से बच निकलते हैं। इसके बाद तीसरी के साथ चमगादड़ वाला डीमन जुड़ा था, और फिर वहां से आगे चौथी फिगर के साथ एक सांप वाली डीमन थी, जबकि 5वीं के साथ एक छिपकली वाली डीमन थी, और छठी फिगर के साथ एक बिना सिर वाली डीमन थी। इस तरह अब तीसरा दिन आ चुका था, जबकि कल रिचुअल की आखिरी डेट थी, इसलिए अब वो जल्दी से 7वें फिगर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आखिरी फिगर था। अब वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने पानी का कंटेनर भी भर लिया था, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उनके पीछे पड़ जाती है, और जब वो दोनों वहाँ से पानी लेकर भाग रहे होते हैं, तभी वो उन्हें नीचे गिरा देती है। इससे होता यह है कि उनका पानी वाला कंटेनर टूट जाता है, जिससे ये लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक स्पिरिचुअल फिगर प्रकट होता है, जो असल में दक्षिण सागर की राजकुमारी न्याय रोरो केदुल की ओर से आया था। दोस्तों, असल में न्याय रोरो केदुल इंडोनेशिया की मशहूर लोक कथा का सुपरनैचुरल किरदार है, जो कि विचक्राफ्ट में माहिर है और बेहद खतरनाक मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि उसका वो डीमन वहां समुद्र के पानी से भरा एक नया कंटेनर लेकर आता है, जो कि राजकुमारी की ओर से एक तोहफा था। लेकिन आखिर न्याय रोरो ने उनकी मदद क्यों की?
तो दोस्तों, कहा जाता है कि वो इंडोनेशिया के लोगों की रक्षा करती है और इसी वजह से उसने उन्हें पानी का तोहफा दिया था। शायद वो जानती थी कि आरदी अकेले ये सब नहीं संभाल सकता, इसलिए राजकुमारी ने उसकी मदद की ताकि वो डीमन स्वांगी को हरा सके। इसके बाद आरदी और सीफा जल्दी से सारे कंटेनर्स लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। और फिर आज रिचुअल का आखिरी दिन था, इसलिए रात को अचानक पूरा घर नीली रोशनी से भर जाता है और तभी स्वांगी का अचानक वो डरावना डीमन वहां प्रकट होता है। अब रुस्तम उसे देखकर काफी डर तो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि प्रार्थना करने से वो उससे बच सकता है, इसलिए वो बिना हिले अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू करता है। लेकिन स्वांगी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता और उल्टा वो आकर पहले उसका हाथ तोड़ देता है और फिर अपनी दोनों उंगलियों से रुस्तम का सिर पकड़कर उसे कुचल देता है। यानी वो कितना खतरनाक था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और ना ही उसके ऊपर किसी प्रेयर का कोई असर हो रहा था। खैर, इसके बाद अगला निशाना सारदी होता है, जिसे पकड़कर स्वांगी उसका दिल निकालकर खा जाता है, जिससे उसकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसी बीच आरदी और सीफा भी घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रुस्तम और सारदी की लाशें मिलती हैं। इसलिए अब बिना वक्त गवाए आरदी अब सीफा को अंदर बुलाता है और उस पवित्र अभ्यास तांत्रिक क्रिया को शुरू करता है। अब 4 कंटेनर का पानी डालने के बाद अचानक वहां की लाइट चली जाती है, जिस वजह से आरदी फ्लैश लाइट ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहां उसे स्वांगी मिलता है, जो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर सीफा काफी घबरा जाती है और हार मानने वाली होती ही है कि तभी आरदी सीफा को रिचुअल जारी रखने को कहता है और खुद स्वांगी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इस बीच सीफा 6 कंटेनर का पानी सुचिप्तो पर डाल देती है, जिस वजह से स्वांगी भी अब दर्द से कराहने लगता है। दरअसल बात यह है कि ये लोग इस रिचुअल को ठीक उल्टा कर रहे थे, यानी जिस तरह से इसे किया गया था, अब इनको उस जादू को तोड़ने के लिए उसे बिल्कुल उल्टे तरीके से करना था, जैसा कि इनको रुस्तम ने बताया था। तो इस तरह अब 6 स्टेप्स पूरे हो चुके थे। लेकिन तभी स्वांगी सीफा को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन तभी आरदी जल्दी से उठता है और आखिरी कंटेनर का पानी सुचिप्तो पर डालने की कोशिश करता है, पर इतने में स्वांगी आकर उल्टा सुचिप्तो को उठाकर ले जाने लगता है, जिससे आरदी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अब क्या करें। इसलिए अब वो अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और उस कंटेनर को उस शैतान के ठीक ऊपर वाली दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे वो कंटेनर टूट जाता है और उसमें मौजूद पवित्र जल सीधा उसके पिता के ऊपर जाकर गिरता है। यानी जैसे ही वो पानी सुचिप्तो पर गिरता है, वैसे ही वो रिचुअल भी पूरा हो जाता है और फिर देखते ही देखते स्वांगी भी जलने लगता है और सुचिप्तो पर लगा काला जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ विचक को देखते हैं, जिसके पास वो तांत्रिक मौजूद थी जो इस वक्त अपने लिए प्रोटेक्शन बना रही थी। अब विचक जब उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो तांत्रिक कहती है कि हमारा काला जादू हार गया है, यानी स्वांगी अब हमारी सोल लेने वापस आएगा। यहाँ वो क्लियर करती है कि पहले रिचुअल के हिसाब से उस डीमन से इस तांत्रिक ने वादा किया था कि जो सोल लेने के लिए वो जाएगा वो उसे आराम से ले पाएगा। लेकिन चूंकि अब वो उस सोल को नहीं ले पाया है, तो वादा टूटने की वजह से अब स्वांगी उल्टा उस आदमी की सोल लेने आएगा जिन्होंने उसको बुलाया था, यानी ये लेडी तांत्रिक और दूसरा विचक। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो स्वांगी अब दोनों की ओर बढ़ता है और तब तक वो लेडी अपनी प्रोटेक्शन बनाने में देर कर देती है, जिस वजह से पहले स्वांगी उसको पकड़कर बीच में से 2 हिस्सों में तोड़ देता है और फिर इसके बाद वो विचक के पास जाकर उसका सिर खा जाता है। यानी इस तरह से वो उन दोनों की आत्माओं को ग्रहण कर लेता है। फिर इसके बाद सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि मबादी भी ठीक उसी दिन से ठीक हो चुकी होती है। असल में उसको कोमा स्वांगी की वजह से हुआ था, लेकिन अब क्योंकि उसे सोल मिल गई थी जिस वजह से वो चला गया था, इसलिए उसके जाने से स्वांगी का काला जादू भी बेअसर हो गया और मबादी ठीक हो गई। फिर जब आरदी सभी के सामने अपने पिता सुचिप्तो से शॉप के ब्लैक मैजिक के बारे में पूछता है, तो सुचिप्तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी काला जादू करता था, लेकिन ये सब सिर्फ उसने अपने परिवार की भलाई के लिए किया था, क्योंकि वो दूसरों से तंग आ चुका था जो काला जादू की मदद से उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब वो अपने बेटे से वादा करता है कि वो अपने काले जादू के काम को भी खत्म कर देगा। फिर उसी दिन सुचिप्तो और मबादी दोनों उसकी शॉप पर जाते हैं, जहां मबादी कुछ चीजें करती है और कहती है कि अब इस ब्लैक मैजिक को कहीं और जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहां जल रही कैंडल अपने आप बुझ जाती है, मतलब काला जादू वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर मबादी अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।